गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आपका जो है एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन फार्मूला चल रहा है, उसमें हमने दो एप्लीकेशन देखे। एक तो वेरीफाई करना होता है कि कोई फार्मूला आपका डायमेंशनली करेक्ट है या इनकरेक्ट है, वो आप देख सकते हो। उसके लिए क्या करना है, LHS और RHS की डायमेंशन को सेम प्रूव करना होता है, ठीक। उसके बाद हमने कल देखा कि अगर फिजिकल क्वांटिटी दी हुई है तो उनमें रिलेशन फाइंड कर सकते हो आप लोग, लेकिन उसके साथ जो K लगा होता है कांस्टेंट, उसकी वैल्यू आप नहीं फाइंड कर सकते इससे। तो एक आपका इसका नेक्स्ट एप्लीकेशन पढ़ते हैं। तो नंबर 3 बोल सकते हो उसको एप्लीकेशन को। आपको एक यूनिट से दूसरे यूनिट में क्या करना है, कन्वर्जन करना है। लिखो, तो लिखो कन्वर्जन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, कन्वर्जन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी from one unit system to other, from one unit system to other, है ना, दूसरे किसी उसमें आपको कन्वर्ट करना है। एक यूनिट सिस्टम से दूसरे यूनिट सिस्टम में जाना है, ठीक। तो इसमें क्या है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसको किस तरह से लिख सकते हो आप लोग। लिखो इसमें एनी फिजिकल क्वांटिटी, any physical quantity can be written as, कि आपको कोई फिजिकल क्वांटिटी दी हुई है, मान लो ये फिजिकल क्वांटिटी है, उसको लिख सकते हो आप लोग NU। कोई फिजिकल क्वांटिटी को किस तरह लिख सकते हो, NU से, ठीक है। N क्या चीज है और U क्या चीज है, देख लो। N आपकी है न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक। N जो आपका न्यूमेरिकल वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू, और U है आपका यूनिट। U क्या है, यूनिट। जैसे एग्जांपल के लिए आप समझ सकते हो, इसके लिए मान लो एग्जांपल लिया मैंने वेलोसिटी का। वेलोसिटी आपकी V मान लो क्या है, 72 किलोमीटर पर आवर, ये आपकी वेलोसिटी है। तो ये 72 क्या है, N है ना, कोई नंबर, और ये किलोमीटर पर आवर क्या चीज है, यूनिट। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होगी, मास होगा तो आप 2 kg लिखोगे आप लोग इसमें, तो 2 N है और kg क्या है, U है। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को आप NU के फॉर्म में लिख सकते हो। तो यहां पर लिख सकते हो एयर, N कितना है 72 एंड U क्या है आपका, किलोमीटर पर आवर। तो आप देख सकते हो एग्जाम्पल में 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक। अगर आपको कोई फिजिकल क्वांटिटी दी हुई है, मान लो 2 kg, अब आप उसको किसी भी यूनिट में लिखो, उसकी जो क्वांटिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी, अमाउंट जो है। तो यहां पर लिख सकते हो ये बात, और द अमाउंट ऑफ ए गिवन फिजिकल क्वांटिटी, द अमाउंट ऑफ ए गिवन फिजिकल क्वांटिटी quantity remain same in all unit system, यूनिट सिस्टम, सभी यूनिट सिस्टम में उसकी जो वैल्यू रहने वाली है, अमाउंट रहने वाला क्या है, सेम रहेगा। इसका मतलब यह है कि N1 U1 जो पहले लिखा हुआ है N1 U1 किसके इक्वल होगा, N2 U2 के इक्वल, ठीक। या फिर इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि NU इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट। कि NU जो लिखा होता है एक गिवन फिजिकल क्वांटिटी के लिए, आप चाहे उसको किसी में भी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। जैसे एग्जांपल देखो यहाँ पे, जैसे एग्जांपल लिखा हुआ है, ऐसे मान लो महुआ से इंडोर की दूरी लिख लो, कितनी होती है, 40 किलोमीटर है ना। एक बात और लिखो यहाँ पे, ये दिया हुआ आपको NU इक्वल टू कांस्टेंट। यहां से अगर आप निकालें तो N जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा, U के, यहाँ U इधर भेज देंगे तो सारा कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहां बोलेंगे आप लोग N इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, U होता है। इसका मीनिंग क्या है, अगर आपका U डिक्रीज होगा तो N की वैल्यू क्या है, बढ़ जाएगी, देन N इंक्रीजेस। तो मैं जो एरो का चिन्ह लगाता हूँ ये डिक्रीज के लिए और ये क्या है, इंक्रीज के लिए। अगर N आपका U डिक्रीज होगा तो N क्या होगा,
इंक्रीज होगा। जैसे एग्जाम्पल देखें आप लोग, जैसे हिंडौन से महुआ की डिस्टेंस मान लो 40 किलोमीटर है, ठीक है। अगर मैं इसकी यूनिट को कम करता हूँ, किलोमीटर से छोटी यूनिट क्या होगी, मीटर, तो उस 40 को क्या लिखना पड़ेगा आपको, 40,000 लिखना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो जब आपकी यूनिट बड़ी होती है तो एन की वैल्यू क्या होती है, छोटी होती है। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल के फॉर्म में, तो एग्जाम्पल लिख लो, डिस्टेंस बिटवीन हिंडौन टू महुआ, ठीक है, वो कितनी आपके पास जो डी है वो है 40 किलोमीटर के आसपास होती है ये, ठीक है। इसी को आप क्या लिख सकते हो आप लोग, मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 40,000 मीटर, ठीक है। और कन्वर्ट कर लो, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, 40 और 2 जीरो 100 से मल्टीप्लाई और कर दो, क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर। तो आप देख सकते हो इधर साइड आप क्या कर रहे हो, यू को घटा रहे हो, यूनिट क्या है, डिक्रीज हो रही है, तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू इधर क्या हो रही है आपकी, एन बढ़ रहा है। तो आप देख सकते हो आप लोग अगर यू घटाओगे तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्वांटिटी वही है अभी भी, हर देखो ये आपका मीटर किस में होता है, एम के सिस्टम होता है, सेंटीमीटर सीजीएस सिस्टम होता है। तो किसी भी यूनिट में लिखो अगर ये क्वांटिटी दे दी जाए आप लोगों को, तो हर यूनिट में क्या रहने वाली है, सेम। तो यही कहना चाहता है ये N1 U1 बराबर क्या होता है, N2 U2, ठीक। एक और बात देखो यहाँ पे, अब यूनिट सिस्टम में जो वैल्यू जो है, अलग अलग यूनिट सिस्टम में जो फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू है वो डिफरेंट हो सकती है। जैसे यहाँ पे 40 है केवल, यहाँ पे 40,000, यहाँ पे और पता नहीं कितना हो जाएगा, लाखों के आसपास ये। लेकिन जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो सभी में क्या रहता है, सेम रहता है। तो यहाँ लिख सकते हो द वैल्यू ऑफ, एक पॉइंट बना लो ये, द वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, द वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी is different in different unit system, is different in different unit system, different unit system, but dimension formula, but dimension of quantity remain same in all unit system, in all unit system। तो सभी यूनिट सिस्टम में जो डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा, चाहे एमकेएस हो, चाहे सीजीएस हो, चाहे एफपीएस हो, सब में जो वैल्यू आती है क्या आती है, सेम आती है। तो एग्जांपल देखें आप लोग, जो फोर्स होता है, फोर्स, तो एफ इक्वल टू क्या होता है, एम ए, ये होता है। एम के सिस्टम देखें, एम के सिस्टम में, इन एम के सिस्टम, एम के सिस्टम में जो एफ की जो यूनिट बनती है, यूनिट बनती है न्यूटन, ठीक है। और ये न्यूटन जो होता है वो किसके इक्वल होता है, यहाँ पे केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। तो इसकी जो वैल्यू होती है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आता है। अगर इसकी डायमेंशन लिखी जाए, डायमेंशन लिखी जाए तो बोलो क्या बनेगी, यहां से M1 L1 और T-2 ये बन जाएगी। सीजीएस सिस्टम में देखो, सीजीएस सिस्टम, इन सीजीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम जो यूनिट होती है वो क्या होती है बताओ, डाइन, ठीक है। सिस्टम होती है डाइन, और आप पता है एक डाइन जो होता है वो होता है केजी की जगह क्या आएगा यहाँ पे, सेंटीमीटर, नहीं सॉरी ग्राम, ग्राम से स्टार्ट होता है ना, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये होता है। तो यहाँ देखो इसमें यूनिट अलग अलग हो सकती है, वैल्यू अलग अलग हो सकती है इसकी, लेकिन अगर यहाँ पे भी आप डायमेंशन निकालोगे, डायमेंशन, ग्राम क्या चीज है, मास, सेंटीमीटर क्या है, लेंथ, और ये क्या है, टाइम, तो वही डायमेंशन बनेगी M1 L1 T-2।
तो सभी यूनिट सिस्टम्स में डायमेंशन होती है फिजिकल क्वांटिटी फोर्स है आपके पास, ये क्या है सेम रहती है सब में। तो m1 L1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा T-2, यही डायमेंशन आएगी। तो ये मैं कहना चाहता हूँ आपसे कि वैल्यू अलग अलग हो सकती है। आपको पता है 1 न्यूटन जो होता है यहाँ पे 1 न्यूटन होता है, लेकिन 1 न्यूटन यहाँ पे कितना होता है 10⁵ डाइन के इक्वल होता है। ये सब जानते हो आप लोग, ठीक है। तो मैं मान लेता हूं यहाँ पे एक किस तरह से सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। देखो यहाँ पे लेट कोई फिजिकल क्वांटिटी दी हुई है आपको और उसकी वैल्यू है N1 U1 फर्स्ट यूनिट सिस्टम। लेट इन ए यूनिट सिस्टम वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज N1 U1, ये मान लेते हैं इक्वल टू किसके N1 U1। N1 उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू और U1 क्या है उसकी जो है यूनिट है। एंड इट्स डायमेंशन ये मान लेते हैं आपका M1 की पावर A, L1 की पावर B एंड T1 की पावर क्या है C। तो फर्स्ट यूनिट सिस्टम में मास लेंथ और टाइम L1 M1 T1 माने, और यहाँ पे पावर्स क्या है उसकी ABC है। और सेकंड यूनिट सिस्टम में इन सेकंड यूनिट सिस्टम जो वैल्यू है आपकी वो है आपकी कितनी है आपकी, वो है N2 U2 एंड डायमेंशन जो बनेगी वही, मान लो यहाँ पे मास M2 है, जब डायमेंशन तो सब में क्या रहती है सेम, यहाँ पे मास M2 आ जाएगा, लेकिन ये A और B और C क्या है सेम रहेंगी, ये पावर क्या है हर जगह सेम रहेंगी। तो यहाँ पे लिखेंगे आप लोग A और L2 की पावर B एंड T2 की पावर C, ये चीज मान लेते हैं। तो हम जानते हैं अब चूंकि N1 U1 इक्वल टू क्या होता है N2 U2 होता है। तो N1 चलो ठीक है, U1 की जगह सॉरी N1 U1 आएगा यहाँ पे, U1 की जगह ये पुट कर दो आप लोग M1 A L1 B और T1 C। यहाँ पर N2 M2 A L2 B और T2 C। और मुझे N1 गिवन है, न्यूमेरिकल वैल्यू N1 गिवन है, क्या निकालना है N2 फाइंड करना है, तो कन्वर्जन करना है ना अपने को। इफ N1 इज गिवन देन N2 की वैल्यू क्या आएगी देखो यहाँ पे, तो N2 आएगा आपके पास यहाँ पे N1 और इधर मल्टी यहाँ पर जाएगा M1 A L1 B और T1 C, और यहाँ पे आएगा M2 A L2 B एंड T2 C, ये निकल का आएगा M1 A। इसको चाहे ऐसे लिख लो आप लोग N1 इक्वल टू, और यहाँ बचेगा M1 बाई M2 की पावर कितनी A, L1 बाई L2 की पावर कितनी है यहाँ पे B, और T1 बाई T2 की पावर कितनी है C। ये वाला फॉर्मूला याद रखना है अपने को। अगर आपको एक यूनिट सिस्टम से दूसरे यूनिट सिस्टम में जाना है तो M1 बाई M2 की पावर A, L1 बाई L2 की पावर B और T1 बाई T2 की पावर कितना C। से एक क्वेश्चन करें आप लोग यहाँ पे, क्वेश्चन ये है आप लोग, क्वेश्चन है आपके पास कन्वर्ट 20 न्यूटन इनटू CGS सिस्टम इनटू डाइन में लिख दो, डाइन तो आपको 20 न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करना है, ठीक। तो आपकी इसकी डायमेंशन पता है फोर्स है आपका, उसकी डायमेंशन क्या होती है M1 L1 और T-2 होती है। अब आपको क्या करना है, इधर पता है
कि भाई आपको अगर N2 निकालना, N1 गिवन है, N1 कितना है आपका 20 न्यूटन, N1 की वैल्यू कितनी है 20, ठीक। अगर आपको N2 निकालना तो क्या करेंगे, N1 और यहाँ पर लिखेंगे M1 बाई M2 की पावर A कितना, ये जो पावर आ रही है कितनी है 1 A की वैल्यू, यहाँ पे जो आप डायमेंशन लिखेंगे आप फिजिकल क्वांटिटी की जो पावर्स होती हैं वो यहाँ पे कितनी है आपकी 1, यहाँ पे L1 बाई L2 की पावर कितनी 1 और T1 बाई T2 की पावर कितनी -2, ये। अब आप पता है M1 तो किस में था, M केस में, ये किस में आपका kg में, और M2 किस में आपका CGS में, ये किस में होगा आपका ग्राम में, ग्राम में, ठीक है। सिमिलरली आप यहाँ पे L1 किस में आपके पास M केस मीटर में, और L2 किस में आ जाएगा सेंटीमीटर में, और टाइम तो क्या है दोनों में किस में होगा सेकंड में, यहाँ पे भी कितना होगा ये सेकंड में। अब देखो यहाँ पे अगर वैल्यू पुट करें आप लोग, N2 की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पे कितना N1 की वैल्यू 20, यहाँ पे लिखेंगे आप लोग भी मास किस में, इसमें kg में, और इसमें कितना है ग्राम में, यहाँ पे ये मीटर में है और ये किस में आपका सेंटीमीटर में, और ये भी आपका सेकंड में है और ये भी किस में है सेकंड में, -2 पावर, तो ये तो कट जाएंगे यहाँ पे। अब इसको आपको kg किस में कन्वर्ट करना है ग्राम में, तो N2 आपका हो जाएगा 20, यहाँ पे आ जाएगा 1000 ग्राम और नीचे भी ग्राम पावर 1, यहाँ पे 100 सेंटीमीटर, नीचे भी क्या है सेंटीमीटर, पावर कितनी जाएगी 1, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, ग्राम से ग्राम कट जाएगा, तो कुल मिला कितना हो जाएगा N2 = 20, यहाँ पे कितना 10 की पावर 3 और यहाँ पे कितना 10 की पावर 2, तो N2 जो आएगा आपके पास 20 × 10 की पावर 5 डाइन। तो इस तरह से आप कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन ये जो मेथड जो है ना ये वाला, ये केवल किताबों के लिए, आपको कभी नहीं करना है ऐसा, इतना थोड़ा दिमाग लगाना है, आपको पता ही है क्या है 1 न्यूटन किसके इक्वल होता है 10 की पावर 5 डाइन, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो ना आप लोग। तो ये मेथड तो एक ही क्वेश्चन कराऊंगा बेसिस में, इसका यूज नहीं करता, मैं खुद यूज नहीं करता, लेकिन इस तरह से आता है ये कि भाई आपको यहाँ पे N2 निकालना तो ये वाला यूज करना पड़ेगा, और ये डायमेंशन का उपयोग करके यहाँ पे ABC पावर लग जाएंगी, इस तरह सॉल्व होगा। लेकिन आगे जब भी मैं कभी भी इसको इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करने वाला हूँ, ठीक। तो ये मेथड आप कभी यूज नहीं करोगे, क्योंकि अगर आपको यूनिट पता है किसी सिस्टम की तो उसको CGS में कन्वर्ट करना आपके लिए आसान है। देखो कैसे करेंगे, यहाँ पे सेकंड मेथड लिखो आप लोग, सेकंड मेथड, ये नहीं करना कभी भी। आपको पता है कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आपको फोर्स दिया गया 20 न्यूटन। अब मुझे चलो आपको ये भी नहीं पता कि न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, हमें नहीं पता, लेकिन इसको क्या लिख सकते हो आप लोग, F = 20 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो लिख ही सकते हो। अगर आप CGS में कन्वर्ट करें, इन CGS F = कितना जाएगा 20, kg को किस में कन्वर्ट करना है ग्राम में, तो 1 kg में कितने ग्राम होते हैं 1000 ग्राम, तो यहाँ पर लिखेंगे 1000 ग्राम। मीटर को किस में कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में, तो यहाँ पे लिखेंगे 100 सेंटीमीटर, और सेकंड तो दोनों में क्या होती है सेकंड ही होती है। तो कुल मिला कितना बन जाएगा F की वैल्यू जो आपका 20 × 10 की पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, हो जाएगा। वो अलग बात है कि इसकी वैल्यू हमने क्या मानी हुई है, डाइन बोलते हैं इस चीज को, तो हमने पहले पढ़ा हुआ है इस चीज को क्या बोलते हैं डाइन, ये जो इस चीज को बोलते हैं डाइन। तो आप लिखेंगे यहाँ पे F = 20 × 10 की पावर 5 डाइन, तो ये आपका आंसर है। तो आप इस मेथड को तो आप पहले एक समझने के लिए वैसे एक बार करा दिया मैंने, ऐसा यूज होता है डायमेंशन का, लेकिन हम कभी यूज नहीं करेंगे इसको। अगर आपको यूनिट पता है, क्योंकि यूनिट तो पता होनी भी चाहिए, क्योंकि इसके लिए भी तो यूनिट पता होनी जरूरी है, तभी डायमेंशन निकाल पाओगे आप लोग। तो यूनिट तो पता ही होगी फिर आपको, तो आप उसी में ही क्या करो, ग्राम को सेंटीमीटर में या फिर किलोमीटर में जो भी पूछता है कन्वर्ट कर सकते हो, है ना। तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये डायमेंशन वाला जो मेथड है ये यूज नहीं करेंगे, डायरेक्ट मेथड यूज करेंगे जिसमें यूनिट दी होगी उसमें कन्वर्ट कर देंगे। जैसे आपसे पूछे ये क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
कन्वर्ट यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी कितनी होती है इसकी वैल्यू 6.67 10 की पावर -11, 6.67 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर। ठीक है, ये होती है, ये आपको दिया जाएगा इनटू CGS सिस्टम। तो CGS सिस्टम में आपको कितना कन्वर्ट करना है इसको, CGS सिस्टम में इसकी वैल्यू क्या होगी। तो क्या करना है, ये यूनिट जो है दिए हुए ना इसको किस में कर दो, CGS में कन्वर्ट कर दो, जो भी वैल्यू आएगी वो हो जाएगी। तो करते हैं देखो, तो आप लिखेंगे G इक्वल टू दिया हुआ आपके पास 6.67 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर इन CGS सिस्टम, CGS सिस्टम जो कैपिटल जी आएगा ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू 6.67 तो 10 की पावर -11, यूनिट चेंज करनी है अपने को। 1 न्यूटन में कितने डायन होते हैं CGS में, डायरेक्ट यूज कर लो तो 10 की पावर 5 डाइन, मीटर में सेंटीमीटर कितना 10 की पावर 2 सेंटीमीटर, इसका होल स्क्वायर करना पड़ेगा पूरे का, तो 10 की पावर 2 से पार नहीं पड़ेगा, कितने आएगी यहाँ पे 10 की पावर 4 आएगा फिर यहाँ पे अपॉन, यहाँ पे ग्राम करेंगे तो 1000 और 10 की पावर 3 ग्राम की पावर का होल स्क्वायर। तो कुल मिला के देखा जाए तो देखो कितनी वैल्यू बनेगी आपके पास G इक्वल टू 6.67 10 की पावर -11, यहाँ पे हो गया 10 की पावर 5 डाइन, 10 की पावर 5 डाइन और यहाँ 10 की पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन ये कितना होगा 10 की पावर 6, 9 नहीं होता है ना 6 होता है ये, तो 10 की पावर 6 ग्राम स्क्वायर ये हो जाएगा। अब पावर देखो कितना बचा, 5 और 4 9 और यहाँ पे कितना 6, तो +3 बचेंगे ऊपर, +3 और -11 -8, तो कुल मिला कितना बचेगा आपके पास ये G इक्वल टू 6.67 10 की पावर -8 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन ग्राम स्क्वायर। तो ये आपके वैल्यू आ जाएगी CGS में। ठीक, 6.67 10 की पावर -7 ये करना है बस आपको। तो आप कोई भी वैल्यू हो अब आपके लिए, अब आपको यही करना है कि आपको जो ये जो दिया होता है यूनिट, इसको ही CGS MKS FPS जिसमें बदलना चाहे बदल सकते हो। ठीक, इसे वो जो है MKS तो नहीं बोल सकता मैं इसको, इसे ये याद रखना है अपने को, है ना। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलो, कितने किससे मल्टीप्लाई करना होता है, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो, किलोमीटर पर आवर को। ठीक है, तो देखो क्या करना होगा, यहां पे किलोमीटर है ना ये, तो कितने होते हैं 1000 मीटर होते हैं। ठीक है, 1000 मीटर और सेकंड, एक आवर में कितने सेकंड होते हैं 3600 सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड। तो यह जाएगा आपके पास 1000 अपॉन 3600 मीटर पर सेकंड, ये कट जाएंगे, ये 5 बार, ये कितनी बार 18 बार। तो आपको ध्यान रखना है, अगर किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर से क्या करना है मीटर पर सेकंड में क्या करना है जाना है, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है 5/18 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है। जैसे आपको क्वेश्चन लिख दिया जाए, क्वेश्चन जो है लिखें आप लोग कि 72 किलोमीटर पर आवर है, इसको किस में कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में। तो क्या करना है डायरेक्ट आपको 72 × 5/18। तो याद रखो ये कि आपको 3600 और 1000 नहीं करना है ये, क्योंकि आपको ये तो जब आप मैकेनिक्स नहीं काइनेमेटिक्स पढ़ोगे जिसमें गाड़ियाँ चल रही हैं, बॉल फेंक रहे हैं, तो उसमें किलोमीटर पर आवर को बार बार किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में, और मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करना है। तो कितना हो जाएगा बताओ ये, तो ये 4 बार कितना हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अगर उल्टा हो जाए,
अगर आपको मीटर पर सेकंड से किलोमीटर में जाना है तो क्या होगा, 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये भी लिख ही लो, एक तो ये हो गया। अगर आपको क्या करना है, मीटर पर सेकंड आपको दिया हुआ है और आपको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, तो मल्टीप्लाई करो आप लोग 18/5 से, 18/5 से। ठीक है, जैसे आपसे कोई पूछे, ये वाला ध्यान रखो एक तो, कि आपसे पूछे यहाँ पे 100 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करते हैं, 100 मीटर पर सेकंड को करो कन्वर्ट आप किलोमीटर पर आवर में, तो कितना आएगा। तो ये जो आपका आएगा 100 मीटर पर सेकंड को 18/5 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो कितने बार कटेगा आपका, 20। तो 360 किलोमीटर पर आवर, तो बहुत ज़्यादा स्पीड होती है 100 मीटर पर सेकंड। ठीक, तो 360 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होगी वो, 360 किलोमीटर पर आवर। तो ये दो बातें आप याद रखो कि मीटर पर सेकंड में काउंट करना है तो 5/18 और किलोमीटर पर आवर में काउंट करना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई। तो ये थोड़ा जल्दी हो जाएगा इससे आपका। ठीक, इसे एक और कर लो। एक क्वेश्चन आपका ये है, मतलब अब तो कर ही दोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे क्वेश्चन ये है आपके पास 20 जूल वर्क दिया हुआ है, इसको आप कन्वर्ट करना है सीजीएस में। सीजीएस में इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 20 जूल वर्क को सीजीएस में कन्वर्ट करो, 20 × 10⁷ अर्ग कर दो। आप जानते हो, आप तो अब क्या आप जानते हो, क्योंकि 1 जूल जो होता है वो होता है 10⁷ अर्ग के इक्वल। ठीक है, तो आप 20 जूल किसके इक्वल हो जाएगा, तो 20 × 10⁷ अर्ग, तो यहाँ पे हो जाएगा 20 × अर्ग, ये हो जाएगा, बस यही आंसर है। तो इसलिए आप जो यूनिट सिस्टम में शुरुआत में पढ़ाया N1 U1 करके, उस पर ध्यान नहीं देना है आपको, बस यूनिट जो दी हुई है उसी को ही कन्वर्ट करना है। ठीक, देखो एक पॉइंट और है इसमें, थोड़ा वो पढ़ा देते हैं, लास्ट पॉइंट समझ लो आप इस टॉपिक का। कल खत्म हो जाएगा, कल कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन और कराऊंगा वैसा आपके लिए, फिर चैप्टर खत्म है। तो आपको पता है हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप 7 के अलावा कुछ और नहीं कर सकते। अगर कोई आप अपना यूनिट सिस्टम बनाए और उसमें बोले कि ये फंडामेंटल क्वांटिटी हैं, तो वो भी हो सकती हैं, ऐसी बड़ी बात नहीं है। पर आपको पता है फंडामेंटल क्वांटिटी होने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, कि वो किसी और पे डिपेंड नहीं करनी चाहिए। अगर आपको एक फिजिकल क्वांटिटियों का सेट दे दिया जाए, जैसे मान लो वर्क, एनर्जी और पावर, फोर्स, वेलोसिटी, टाइम, ऐसे सेट बना के दे दिया जाए, फिर आपसे बोले कि कौन सा सेट फंडामेंटल क्वांटिटी हो सकता है, तो उसके लिए क्या कंडीशन है, अगर उन क्वांटिटियों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है आपस में, है ना, तो वो फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है, बन सकती हैं। तो ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, ये तो हमारे जो इंटरनेशनल सिस्टम उसमें माना गया है। अगर कोई आप खुद बनाना बैठे अपना कोई यूनिट सिस्टम बनाए, उसमें बोले कि फोर्स क्या है, फंडामेंटल है, तो फोर्स फंडामेंटल हो जाएगा अगर वो आपके हिसाब से वो किसी और पर डिपेंड नहीं कर रहा है तो। ठीक, तो यहाँ पे अगर एक सेट दे दिया जाए फिजिकल क्वांटिटियों का और वो आपस में किसी तरह से रिलेटेड नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है उनके बीच में, तो क्या होंगे, फंडामेंटल क्वांटिटी बन सकती हैं। ठीक हो, ये बात लिख लो। इफ a set of physical quantities is given and there is no relation between quantities and there is no relation between quantities,
then they can be considered as a fundamental quantity. Then they can be considered as fundamental quantity. अगर कोई रिलेशन नहीं है तो वो फंडामेंटल क्वांटिटी को कंसिडर कर सकते हो, क्वांटिटीज। ठीक, तो ये चीज है, आपको सेट दिया हुआ है और आएगा क्वेश्चन आपको ऐसा, आपसे वो एक क्वेश्चन बन सकता है कि कौन कौन सा सेट आपका ये फंडामेंटल क्वांटिटी का हो सकता है। तो तीन तीन का सेट बनाएगा, मान लो फोर्स, वर्क और पावर दे दिया, फिर आपका फोर्स, वेलोसिटी एंड टाइम दे दिया, तो उनको आपको फंडामेंटल क्वांटिटी, जो आपको देखना पड़ेगा कौन सा सेट में आपस में कोई रिलेशन नहीं है। तो जिसमें रिलेशन नहीं है वो क्या है, आपका फंडामेंटल है। ठीक, तो क्वेश्चन से करते हैं डायरेक्ट, इसमें क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये है, इफ फोर्स एफ, वेलोसिटी v and time capital T are considered as fundamental quantity, are considered as fundamental quantity, are considered as fundamental quantity. ठीक है, देन फाइंड डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ नंबर 1 वर्क एंड नंबर 2 प्रेशर, प्रेशर लिख लो, प्रेशर in terms of F, V and T। इनकी टर्म में क्या निकालना है आपको, F, B और T। अभी तक हम क्या करते हैं, M1, L1, T1, अब आपको F1, V2, T2 कुछ निकल के आएगा, उस तरह से आपको ये फंडामेंटल क्वांटिटी बताने क्या आएगा। तो कैसे करते हैं, तो ऐसा लिख दो, यहां पे सॉल्यूशन लिख लो, लेट डायमेंशन ऑफ वर्क, डायमेंशन ऑफ वर्क जो W है वो मान लेते हैं यहां पे F की पावर X, B की पावर कितनी Y और T की पावर क्या है Z। हमें X, Y और Z की वैल्यू निकालनी है और फिर कल वाला काम करना है आपको, LHS और RHS की डायमेंशन के पावर्स को सेम करना है। तो यहां पे लिखेंगे डायमेंशन, अगर ये दोनों सही है तो डायमेंशन ऑफ LHS इक्वल्स टू क्या होगा, डायमेंशन ऑफ RHS। दोनों को सेम करो, तो डायमेंशन ऑफ LHS में क्या है, वर्क है, वर्क की क्या होती है, M1 L2 T-2। तो यहां लिखेंगे आप लोग M1 L2 T-2। इधर ये क्या चीज है, फोर्स, फोर्स की क्या होती है, M1 L1 T-1, M1 L1 T-1 और इसकी पावर कितनी होगी, X। और वेलोसिटी ये क्या होगी आपके पास, L1 T-1 होती है, इसकी पावर कितनी हो जाएगी, Y। और टाइम, टाइम तो क्या होती है, टाइम ही रहती है, इसकी पावर हो जाएगी Z। अब इसको अगर आप देखें यहाँ पे क्या होगा, M1 L2 T-2, इधर M की टोटल पावर कितनी हो गई, केवल एक ही, यहाँ पे X हो जाएगी ये। ठीक है, और L की टोटल पावर यहाँ पे X है और यहाँ पे क्या है, Y, तो क्या हो जाएगी X प्लस Y। और T की पावर देखो, माइनस है कितना यहाँ पे, 2 आएगा, सॉरी गलत हो गया ना, ये -2 आएगा ये। तो यहाँ पे फोर्स है तो M1 L1 T-2 आएगा, तो X की पावर कितनी आएगी यहाँ पे, -2x, और यहाँ पे कितनी होगी, -y, और यहाँ पे +z। तो ये बन जाएगी। अब आप कंपेयर करो, ठीक है, कंपेयर करते चलो, कंपेयर पावर्स, पावर्स को कंपेयर करें तो M की पावर X और M की पावर 1, इसका मतलब X इक्वल टू क्या जाएगा, 1। इक्वेशन नंबर 1 मान लो। इधर देखो X प्लस Y, यहाँ L की पावर है और यहाँ कितना है 2, इक्वेशन नंबर 2। और यहाँ देखो -2x -y और +z इक्वल कितना, -2, इक्वेशन 3। अगर यहाँ पे
x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें, तो आप लिखो पुट x इन इक्वेशन 2, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 + y = 2, तो y = कितना जाएगा 1 आ जाएगा। और x और y दोनों की वैल्यू किसमें पुट कर दो, इक्वेशन नंबर 3 में, तो पुट x एंड y इन इक्वेशन 3, तो आपका देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे -2 × 1 -1 + z = -2, -2 से -2 मर जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे z = 1 बच जाएगा। तो आपको x की वैल्यू पता चल गई, y की वैल्यू पता चल गई, z की वैल्यू, सो डेट वर्क क्या बन जाएगा आप W F1 B1 और T1। तो इन टर्म्स ऑफ F B और T डायमेंशन ऑफ वर्क क्या होगी F1 B1 और T1। तो इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है आपका यहाँ पे, और ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। ये जो ज़्यादातर नीट में तो कम आते को, कितना भी टाइम नहीं लगना चाहिए, नीट में थोड़ा छोटा क्वेश्चन आता है, लेकिन मेंस में क्वेश्चन कई बार आ चुका है ऐसा कि आपको ये बोलेगा कि इनको फिजिकल क्वांटिटियों को फंडामेंटल मानो, और इनको फंडामेंटल मानते हुए आप बताओ ये क्या होगा, किसकी डायमेंशन क्या होगी। चलो प्रेशर की बताओ क्या होगी, अब ऐसे ही करना है पूरा। तो यहाँ पे वही लिखेंगे कि डायमेंशन ऑफ प्रेशर, प्रेशर ले लेता हूँ यहाँ पे मैं, है ना, प्रेशर, ये पूरा लेता हूँ दोबारा से। तो प्रेशर की डायमेंशन याद होगी आपको, यार याद नहीं है तो क्या होगा, फॉर्मूला तो याद होगा, F/A से निकालो, ठीक है, तो निकाल लो, से क्या आएगा। तो आप लिखेंगे लेट डायमेंशन ऑफ प्रेशर P = मान लेते हैं यहाँ पे F की पावर x, V की पावर y और T की पावर z, ये मान लेते हैं इन टर्म्स ऑफ F V एंड T। अब प्रेशर होता है, ले लेता हूँ यहाँ पे, चूंकि जो P होता है F/A, मतलब यहाँ पे M1 L1 T-2 और इसका हो जाएगा L2, तो क्या हो जाएगा M1 L-1 और T-2, ये प्रेशर की होती है। तो डायमेंशन ऑफ LHS = डायमेंशन ऑफ RHS, डायमेंशन ऑफ LHS = डायमेंशन ऑफ RHS, ठीक है। तो डायमेंशन ऑफ LHS मतलब ये आपके पास प्रेशर है, क्या हो जाएगा यहाँ पे M1 L-1 और T-2, और डायमेंशन ऑफ RHS में इधर फोर्स है, फोर्स की हो जाएगी आपके पास M1 L1 T-2 की पावर x, इधर वेलोसिटी है L1 T-1 की पावर y, इधर T है इसकी पावर z, ये जाएगी। इसको एक साथ लिख लो सबको, M1 L-1 T-2 एंड यहाँ पे M x + y, तो M की तो केवल x आएगा, L की पावर देखो यहाँ पे x और यहाँ कितना y, तो वही आ जाएगा सेम जो पहले आया था, और T की पावर -2x -y और प्लस के क्या हो जाएगा z। अब कंपेयर कर लो, कंपेयर पावर्स, और पावर्स को कंपेयर अगर करें आप लोग यहाँ पे, तो x की पावर कितनी बताओ 1, एक क्वेश्चन नंबर 1, और L + y कितना -1, एक क्वेश्चन नंबर 2, -2x + -y और प्लस z = कितना -2, एक क्वेश्चन नंबर 3। तो आप x की वैल्यू 1 में 2 में पुट करो, पुट x इन इक्वेशन नंबर 2, और इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पे 1 + y = -1, तो y = कितना हो जाएगा -2 आ जाएगा, और x y दोनों की वैल्यू किस पुट कर दो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 में, पुट x एंड y इन इक्वेशन 3, तो 3 में पुट करेंगे तो यहाँ पे देखो क्या आएगा -2 × 1 और -2 हो जाएगा ये, और प्लस z = -2, तो ये मर जाएगा, यहाँ पे देखो z बचाएगा कितना -2, ठीक। तो z की वैल्यू आएगी आपके पास -2, तो फिर आपका डायमेंशन क्या बन जाएगा,
सो डेट जो प्रेशर आएगा P, F की पावर कितनी 1 और Y की पावर कितनी -2, मतलब V -2 एंड T -2। तो ये आपका प्रेशर आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ F, V एंड T में। ठीक, तो इस तरह से आप लोग सॉल्व करने। अब ये कैसे पता चलेगा कि ये आपस में रिलेटेड है या नहीं है, उसका भी तरीका है, लेकिन वो टॉपिक आपने पढ़ा नहीं अभी। एक डिटर्मिनेंट होता है, मैथ में आता है एक वर्ड, वो पढ़ाएंगे हम थोड़ा सा उसको, क्योंकि उसका यूज होता है फिजिक्स में जगह जगह, बेसिक मैथ में आएगा वो। उसके लिए क्या करना होता है आपको, अगर मान लो बाई चांस ये कुछ ऐसी इक्वेशन आती है, ये सॉल्व नहीं हो रही होती है ना, 3 इक्वेशन आती है, मैथ वाले तो पढ़ेंगे मैथ में कि ये इनका कोई नो सॉल्यूशन हो जाता है इनका कई बार। अगर 3 इक्वेशन आ जाती है और ये सॉल्व नहीं हो रही होती मान लो आपस में, तो कई बार ऐसा आ जाता है, मान लो x + y = -1 और x + y = 2, अभी सॉल्व नहीं होंगी है ना, इनका नो सॉल्यूशन आया, कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि इनको आप फंडामेंटल नहीं मान सकते, मतलब इनमें आपस में कोई रिलेशन है, इसलिए आप ये इक्वेशन सॉल्व नहीं कर पा रहे हो। अगर आप कहीं फंस जाओ ऐसे सॉल्व करते हुए और आप नहीं निकाल पा रहे हो, इसका मतलब F और B और T को क्या है, फंडामेंटल नहीं मान सकते। ठीक, ऐसा क्वेश्चन मैं कल कराऊंगा आपके लिए। और एक वर्ड होता है डिटर्मिनेंट, वो भी पढ़ा दूंगा, क्योंकि पढ़ाना तो पड़ेगा क्योंकि उसका यूज होता है। आप इसके बाद वेक्टर पढ़ाएंगे तो भी इसमें क्या होता है, डिटर्मिनेंट का यूज होता है। तो ऐसा एक डब्बा सा होता है उसमें, इसमें 3 रो और कॉलम के फॉर्म में होते हैं ये, तो इसको पढ़ लेंगे बाद में। पर ज़्यादातर जो है टॉपिक जो है आपका डायमेंशन का वो खत्म हो चुका है। कल और कुछ एग्जाम्पल जो IIT में क्वेश्चन आए हुए हैं पहले वाले, उनको करा दूंगा मैं, कौन कौन से क्वेश्चन आए। ठीक, तो आज के लिए केवल इतना रखते हैं हम, कल पढ़ते हैं। थैंक यू।